बेटियां, दिल छू लेने वाली कहानी। संध्या अपनी 20 दिन की बच्ची को गोद में चिपकाए हुए थी। ऑपरेशन के द्वारा उसका जन्म हुआ था और संध्या को बहुत दर्द हो रहा था। संध्या बहुत परेशान थी क्योंकि बच्ची बहुत रो रही थी। कोई भी उसकी मदद करने के लिए कमरे में नहीं आ रहा था। उसका पति सुनील को बेटी पैदा होने के बाद 10 दिनों के बाद ही काम पर जाना पड़ा और वह ससुराल में अकेली पड़ गई थी। कहने को तो ससुराल में उसके पास सास ससुर और ननंद ही थे। अब ससुर जी तो दिन भर घर से बाहर ही रहते थे और वो घर के मामलों में कुछ बोलते भी नहीं थे, लेकिन वह वैसे भी अपनी पत्नी से थोड़ा डरते थे और उनके आगे उनकी जुबान नहीं खुलती थी। सास और ननंद को तो जैसे उससे कोई मतलब ही नहीं था। उसकी ननंद विजीता तो दिन भर बनाव श्रृंगार में ही लगी रहती थी, घर का कोई काम ही नहीं करती थी। लेकिन अब जब भाभी आ गई थी और काम बढ़ गया था तो माँ के साथ मिलकर उसे भी काम करना पड़ता था, इसलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। ऊपर से उसकी माँ दिन रात बहू के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलती रहती थी क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया था। तो विजीता अपनी भाभी से बहुत खिंची खिंची सी रहती थी। उस घर में संध्या को कोई प्यार सम्मान और इज्जत नहीं मिल रही थी। उसने जब एक दो बार अपने पति से बात की तो उसने भी उसे डांट दिया कि ऐसे समय पर माँ का काम बढ़ गया है, इसलिए वह चिड़चिड़ी हो गई हैं। तुम आराम से वहाँ रहना। लेकिन उसके साथ कितना गंदा व्यवहार हो रहा था कि अगर सुनील को बताकर भी कुछ हासिल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सुनील को लग रहा था कि उसकी माँ बहुत अच्छी है और उसकी पत्नी को ही गलत फहमी हो गई है। अभी भी रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी। दोपहर के खाने में उसकी सास ने एक कटोरी पानी वाली दाल दी थी और तब से वह भूखी ही थी। अभी उसको चाय पीने की इच्छा हो रही थी। बाहर उसकी सास और ननंद बैठकर चाय पीते हुए बातचीत कर रहे थे। संध्या ने डरते हुए कहा कि माँ जी, मुझे भी चाय चाहिए। तो उसकी सास गुस्से में भड़क उठी और कहने लगी, मनहूस, बेटी पैदा करके मुझसे चाय मांग रही है। जी करता है इसी चाय में डुबो डुबो कर मार डालो। इन चाय के बर्तन धोने क्या तेरा बाप आएगा? ऑपरेशन के दर्द से परेशान बहू का सिर दर्द से करा उठा और उसकी आंखों से पानी बहने लगा। फिर बहू ने भरी हुई आवाज़ में कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे चाय नहीं चाहिए। इतना कहकर वो सिसकने लगी तो उसकी सास बाहर से ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे, मैंने तुझे रोने के लिए नहीं कहा था, और शाम को तुझे खाना चाहिए तो चुपचाप उठकर रसोई में जा और सारे झूठे बर्तन साफ कर। संध्या से ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था तो भला वह रसोई में जाकर बर्तन कैसे मांज सकती थी। जब उसे भूख सहन नहीं हुई तभी उसे याद आया कि उसकी माँ जब उससे मिलने आई थी तो एक डब्बा लड्डू लेकर आई थी। उसने वह लड्डू का डिब्बा बगल वाली टेबल के दराज में रख दिया था। उसने दराज खोलकर जैसे ही लड्डू निकाला वैसे ही वो लड्डू खाने को हुई। उसकी सास और ननद लपकते हुए उसके कमरे में चली आए। उसे लड्डू खाते हुए देखकर उसकी सास ने उसके हाथ से लड्डू छीन लिया। उसकी ननद ने लड्डू वाला डब्बा भी उसके हाथ से ले लिया। उसकी सास गुस्से में कहने लगी, बहू, सिंक में झूठे बर्तन तुम्हारे लिए हैं, जाओ तुम्हारा काम करो और ये लड्डू हमें दे दो। ये लड्डू हमारे लिए हैं, वैसे भी तुमने बेटी पैदा की है तो तुम्हें बेकार में लड्डू खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम बेटा पैदा किया होता तो हम खुद तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू बना देते, लेकिन बेटी पैदा करने वाली मनहूस औरत को मैं लड्डू खाने नहीं दूंगी। अब तो संध्या से सहन नहीं हुआ। इतने दिनों से वह सब कुछ चुपचाप सहते हुए आ रही थी, लेकिन आज वह फूट पड़ी और कहने लगी, मम्मी जी, माना कि मैंने बेटी पैदा की है तो चलिए मैं मनहूस हूँ। इस तरह से देखा जाए तो आप भी मनहूस हो, क्योंकि आपने भी तो ननंद जी को पैदा किया है। क्या आपके साथ भी ऐसा व्यवहार किया था आपकी सास ने? सास चिल्लाई, अरे, मैंने सबसे पहले सुनील को जन्म दिया था, उसके बाद बेटी हुई तो मेरा परिवार पूरा हो गया। तुम्हारा तो पहला बच्चा ही बेटा पैदा नहीं हुआ है। आगे पता नहीं बेटा होगा या बेटी होगी, या तुम कभी माँ बन भी पाओगी या नहीं। पहली ही डिलीवरी में तो तुम्हारा ऑपरेशन हो गया। 9 महीने तुम्हारी तबीयत इतनी खराब रही, पता नहीं तुम्हारा शरीर दोबारा माँ बनने लायक बन भी पाएगा या नहीं। मेरे कुल का नाम आगे कैसे बढ़ेगा? संध्या रो पड़ी और कहने लगी कि आपको ना तो मेरी हालत से कोई मतलब है और ना ही अपनी पोती से। आपको बस अपने कुल के नाम की पड़ी है।
मैंने सुना था मेरी गर्भावस्था के दौरान आप घर में बात कर रही थी कि अगर इस दौरान मुझे कुछ हो गया तो आप अपने बेटे की शादी किसी स्वस्थ और अच्छी लड़की से करवाएंगे। अब ये शादी से पहले ही आप सारे टेस्ट करवा लेंगी क्या कि लड़की स्वस्थ है कि नहीं। कहते कहते वह रो पड़ी। उसकी सास गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहने लगी कि तेरी जुबान आज कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। मेरा ही बनाया हुआ खा रही है और मुझ पर ही चिल्ला रही है। तू रुक और आज शाम तेरा दाना पानी बंद करती हूँ, तब तुझे समझ में आएगा। इतना कहकर वे गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसकी ननंद विजीता हतप्रत सी खड़ी रह गई थी। उसे भाभी की बातें गहराई तक छू गई थी। वह सोचने लगी कि मैं भी एक लड़की हूँ, तो क्या मेरे जन्म पर भी माँ ऐसे ही दुखी हो गई होगी। जब माँ की सोच ऐसी है तो मेरे लिए उसके मन में कहीं नफरत तो नहीं है। उसकी आंखों में थोड़े आंसू आ गए। तभी बाहर से उसकी माँ चिल्लाते हुए बोली, विजीता तू वहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है, जल्दी से बाहर आ। विजीता को और कुछ नहीं सूझा तो उसने जल्दी से 4 लड्डू निकालकर अपनी भाभी के हाथ में थमा दिए और लड्डू का डिब्बा वहाँ से लेकर चली गई, क्योंकि अगर वह लड्डू का डिब्बा नहीं लेकर जाती तो उसकी माँ उसे डांटती। जब वह बाहर आई और उसकी भाभी के लिए खाना नहीं बना था, उसे घबराहट सी महसूस हो रही थी और आज वह चुपचाप थी। उसकी माँ तो बस बहू की शिकायतें किए जा रही थी, लेकिन वह एकदम खामोश हो गई थी। रात को जब उसकी माँ खाना खाकर अपने कमरे में चली गई तो विजीता ने चुपचाप से अपने हिस्से का खाना अपनी भाभी के सामने ले जाकर रख दिया। उसकी भाभी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी तो विजीता कहने लगी, भाभी मुझे माफ़ कर देना, एक औरत होते हुए भी मैंने आपके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया। अगर आप मुझे माफ़ नहीं करोगे तो हो सकता है कल को मुझे मेरे पापों की सज़ा मिले। इतना कहते कहते वह रो पड़ी तो संध्या कहने लगी, विजीता मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तुमने भूखे को भोजन देने का पुण्य प्राप्त किया है तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। वैसे भी तुम जो भी कर रही थी अपनी माँ के बहकावे में आकर और नादानी में कर रही थी। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अच्छा बताओ तुमने खाना खाया कि नहीं। वहीं विजीता खामोश खड़ी रह गई तो संध्या का मन भर आया। वह कहने लगी, पगली तुम खुद भूखे रहकर मुझे खाना खिलाने आई थी, आओ हम दोनों साथ में खाना खा लेते हैं। उसने जिद करके उसे भी अपने पास बिठा लिया। फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया। विजीता कहने लगी, भाभी मैं भैया को फ़ोन करके सब बता दूंगी, आपको यहाँ कितनी तकलीफ में रहना पड़ रहा है। संध्या ने प्यार से उसे अपने गले से लगा लिया। वैसे तो वह जब भी अपनी परेशानियों के बारे में सुनील से बात करती थी और सुनील अपनी माँ से कुछ कहता था तो उसकी माँ उसे कहती थी कि बहू तो ऐसे ही कुछ भी सोचती रहती है, उसे गलतफहमी हो गई होगी। लेकिन आज जब विजीता ने सुनील को फ़ोन करके सब कुछ बताया तो सुनील का खून खोल उठा कि उसकी पत्नी के साथ इतना गंदा व्यवहार किया जा रहा है। वे 2 दिनों के बाद ही घर चला आया। इन 2 दिनों में विजीता ने अपनी भाभी का पूरा ध्यान रखा था। घर आने के बाद वे अपनी माँ से कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को उसके मायके पहुँचा रहा हूँ ताकि कुछ दिन उसे वहाँ पर आराम मिल जाए। तब उसकी माँ मुँह बनाते हुए कहने लगी, क्या ये महारानी तो यहाँ बिस्तर ही तो तोड़ रही है, कौन सा काम कर रही है ये यहाँ पर जो तुम्हें इसे आराम देने के लिए मायके भेजना पड़ेगा। इस पर सुनील कहने लगा, माँ वह तो आपका ईमान ही जाने कि आपने उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया है, लेकिन फ़िलहाल मुझे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली है और ना ही मैं वहाँ पर इसकी देखभाल कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे दिन भर ऑफिस के काम से बाहर ही रहना पड़ता था। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब वह कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर रहने के लिए जाएगी। अपने बेटे को इस तरह बहू के पक्ष में बोलते हुए देखकर माँ नाराज हो गई, लेकिन फिलहाल सुनील को किसी बात की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके लिए अभी पत्नी के स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं था। उसकी पत्नी इन चंद दिनों में ही दुबली और कमज़ोर हो गई थी कि इसका निस्तेज चेहरा देखकर ही सुनील को रोना आ रहा था। खैर माँ से लड़ झगड़ कर उसने अपनी पत्नी और बेटी का ज़रूरी सामान पैक किया और उसी दिन उसे लेकर जाकर मायके पहुँचा दिया। मायके पहुँचकर उसने राहत की सांस ली। वैसे भी उसे
पति के बिना ना तो मायके में अच्छा लगता था ना ससुराल में, लेकिन फिर भी कम से कम यहाँ पर उसकी माँ थी तो उसकी देखभाल तो सही ढंग से होने वाली थी। 2 महीने के बाद सुनील अपनी पत्नी और बेटी को लेकर जहाँ वो जॉब करता था वहाँ वापस आ गया था। संध्या अब दिन भर अपनी बेटी को आराम से संभाल लेती थी। घर के कामों में सुनील उसकी मदद कर दिया करता था। उसे माँ के व्यवहार से बहुत चोट पहुंची थी, लेकिन फिर भी है तो वह उसकी माँ ही। वह माँ का त्याग तो नहीं कर पाया था, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि अपनी पत्नी को कभी भी अकेला ससुराल में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। भविष्य में जब माँ को कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वह माँ को अपने घर पर बुला लेगा, लेकिन अपनी पत्नी को अकेले वहाँ पर नहीं जाने देगा। दोस्तों, बहुत से घरों में ऐसे लोग होते हैं जो बेटियों के जन्म को अच्छा नहीं मानते, लेकिन उन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि बेटा हो या बेटी हो, एक औरत जब उसे जन्म देती है तो उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है, उससे मानसिक सहारे की ज़रूरत होती है। आपको क्या लगता है कि एक बेटी को पैदा करने में कम दर्द होता है जो उसके साथ ऐसा भेदभाव किया जाना चाहिए? ऐसे में यदि सुनील के जैसा पति हो तो पत्नी की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, वरना यूं पल पल उसे रो रो कर ही गुजारना पड़ता है। जो लोग बहू से बेटा पैदा करने की उम्मीद करते हैं और बेटी पैदा करने पर नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिस बहू से वे बेटा पैदा करने की उम्मीद कर रहे हैं वे खुद भी बेटी ही है। अगर बेटियों का अस्तित्व नहीं होगा तो बेटे कहाँ से आएंगे? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।